थोड़ा वाणी में कठोरता हो सकती है, वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, कहीं कहीं क्रूर भी देखे जा सकते हैं। यह जातक परिणाम की चिंता किए बिना ही कार्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते हम लोग इस श्रृंखला के अंतिम दौर में हैं, जहां हम भावों की अगर बात करें तो हम 11वें भाव तक पढ़ चुके हैं। अगर राशियों की बात करें तो कुंभ राशि तक पढ़ चुके हैं, और यदि नक्षत्रों की बात करें तो हम धनिष्ठा नक्षत्र तक पूर्ण रूप से विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। वर्तमान में हम शतभिषा नक्षत्र को पढ़ रहे हैं। यहां तक के जो भी वीडियोस प्रस्तुत किए गए हैं वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, तो हम आपसे हमेशा अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप शेयर भी करें और अन्य लोगों को भी आप इस ज्ञान के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई संशय है विषय से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनमें से किसी भी माध्यम से संपर्क स्थापित करके आप अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। वर्तमान में हम वीकेंड में शनिवार, इतवार, अभी वर्तमान में हम शनिवार कर रहे हैं, हम लाइव सेशन कर रहे हैं जहां हम आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं और आपके द्वारा दिए गए एक प्रश्न का हम उत्तर देते हैं। वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नोटिफिकेशन पहले से उपलब्ध रहता है, तो आप उसके अंदर भी अपने कमेंट के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो भी संपर्क के माध्यम है उन संपर्क के माध्यमों से हम तक पहुंच सकते हैं और हमारे पास अपनी डिटेल देकर आप बता सकते हैं कि आप लाइव सेशन में इस डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी पाठ संख्या है 94 यानी कि 94, और आज हम पढ़ रहे हैं शतभिषा नक्षत्र का तृतीय भाग। हम प्रथम भाग में शतभिषा नक्षत्र से जुड़े हुए पहलुओं के द्वारा शतभिषा नक्षत्र को विश्लेषित कर चुके हैं। द्वितीय भाग में उन्हीं पहलुओं को समझते हुए हमने जातकों को विश्लेषित किया, और आज तृतीय भाग में हम नक्षत्र को चरणानुसार विभक्त करेंगे और प्रत्येक चरण में जातक जो जन्म लेते हैं उनका किस प्रकार का आचार व्यवहार होगा वह सब समझेंगे। हम पिछले वीडियोस में यह सब पढ़ चुके हैं कि इसकी शक्ति भेषजा शक्ति होती है। यदि इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो यह एक गोलाकार आकृति होती है। इस गोलाकार आकृति के अंदर 100 तारों की बात होती है, तो 100 तारों से हम यहाँ 100 चिकित्सकों की बात समझ चुके हैं। हमने भेषजा शक्ति से भी चिकित्सकों की बात समझी, चिकित्सा करने का जो गुण है, जो क्षमता है वह समझा। हमने इसके गुण, तत्व, प्रकृति को समझा। वहाँ हमने जो कसाई वर्ण है वहाँ से हमने इसी शक्ति को समझा जो उपचार करने की क्षमता है। तो वहाँ हम यह समझ चुके हैं कि जिस प्रकार से कट लगाकर यानी ऑपरेशन करके जो इलाज किया जाता है वह प्राचीन समय में एक विशेष जाति को दिया जाता था, तो हम कसाई जाति को उससे जोड़ के देखते हैं। तो जब हम उसको जोड़कर देखते हैं तो वहां से हमें यह भी ज्ञान प्राप्त होता है कि सर्जन की जब बात करते हैं वह भी इस नक्षत्र में हमको दिखाई देते हैं। तो वहां से हम आजीविकाओं की जब बात करते हैं तो हम इन सभी गुण, तत्व, प्रकृति को भी समझते हैं। अगर हम इस नक्षत्र के विस्तारीकरण की बात करें तो यह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। इसका स्वामी राहु है। तो राहु से हम जो सकारात्मक बातें समझते हैं वह बुद्धिमत्ता समझते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं। और यह बुद्धिमत्ता जो होती है आज की परिस्थितियों के अनुसार जिस बुद्धि की आवश्यकता होती है, आज हमारे जो देश में, विदेश में जो परिस्थितियां हैं वहां जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है वह राहु आपको देता है। तो हम राहु से बुद्धिमत्ता की बात समझ सकते हैं कि बुद्धि
इनकी जो होती है जातकों की, वह परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाली होती है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें पूर्वानुमान करने की शक्ति होती है। किसी भी आने वाली घटना का अनुभास इन्हें पहले से ही हो जाता है। यह जातक प्रसिद्ध होते हैं, ख्याति प्राप्त होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, आध्यात्मिकता के चरम तक पहुंचने की क्षमता होती है, कुंडलिनी जागरण करने की क्षमता होती है। यह जातक जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठहराव के साथ व्यवहार करने वाले होते हैं। अगर गुरु इनके जीवन में आ जाता है, यानी यदि इनका कोई गुरु है जो इनका मार्गदर्शक है, तो यह अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को बहुत ही सकारात्मक तरीके से जीत लेते हैं और सारे सकारात्मक पहलुओं को इन जातकों के जीवन में देखा जा सकता है। और यदि गुरु ना हो तब भी हम कह सकते हैं। और यदि नकारात्मक पहलुओं की बात करें, यानी हम जातकों के कम विकसित होने की बात करें, तो वहां हम नकारात्मक पहलू देखते हैं। तो नकारात्मक पहलुओं में हम सबसे पहली बात यह देखते हैं कि इन जातकों के अंदर खराब आदतें आ जाती हैं। बुरी आदतें जिन्हें कहते हैं, नशे की, जुए की, इस प्रकार की जो आदतें हैं वह इन जातकों के अंदर देखी जा सकती हैं। इन जातकों का स्वभाव खराब हो जाता है, मानसिक अवसाद से ग्रस्त होते हैं, मानसिक असंतुलन होता है। और जब अवसाद की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, तब भी हम नशे की बात करते हैं। तो यहाँ नकारात्मकता आ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जातक आत्महत्या तक सोच सकते हैं। यहाँ हम नकारात्मक पहलू को भी उतनी ही स्ट्रांगली देखेंगे जितनी स्ट्रांगली हम सकारात्मक पहलू को देखते हैं। जब हम इस नक्षत्र के देव की बात करते हैं तो इस नक्षत्र के देव है वरुण देव, और दूसरे इस नक्षत्र पर निवास करने वाले जो देवता हैं वह हैं भगवान शिव। तो वरुण देव से हम उपचारक क्षमता को समझ सकते हैं। उपचारक क्षमता यानी कि हमने कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो वरुण देव के हाथ में एक कलश दिखाई देगा जो कि औषधियों से भरा हुआ है। तो ब्रह्मांडीय जल के अलावा वरुण देव औषधियों के देवता भी हैं। तो हम यहाँ भी उपचारक क्षमता को बहुत अत्यधिक मात्रा में जातकों के अंदर देख सकते हैं। तो हम देवता से भी यहाँ उपचारक क्षमता को ही समझ रहे हैं, हम शक्ति से भी उपचारक क्षमता को समझ रहे हैं, और 100 तारों की बात करें उससे भी उपचारक क्षमता को समझ रहे हैं। तो हम यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात समझ सकते हैं कि इन जातकों के अंदर वह शक्तियां होती हैं जो लोगों का उपचार करती हैं। अगर सामान्य तौर पे देखा जाए इन जातकों को, तो सिद्धांतवादी होते हैं, बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, लेकिन स्वार्थी नहीं होते हैं। हाँ, घमंडी हो सकते हैं लेकिन दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। किसी बंधन में यह बंधना पसंद नहीं करते हैं, यानी ये स्वयं का कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। किसी की भी अधीनस्था इन्हें स्वीकार नहीं होती है। राजनीतिक समझबूझ वाले होते हैं। राहु की जो इंटेलिजेंस है वह इन्हें राजनीतिक समझबूझ देती है। इन जातकों का अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होता है, लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं और लक्ष्य को पाने के लिए यह हर बाधा को पार करते हैं। सामान्यतः शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन यदि इन्हें उकसा दिया जाए तो यह गुस्से वाली प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि इन जातकों के अंदर शक्तियां जो होती हैं उनमें मस्तिष्क को पढ़ लेने की शक्ति भी होती है, यानी ये सामने वाले के मस्तिष्क में क्या चल रहा है वह पढ़ लेते हैं। पूर्वानुमान की शक्ति होती है। यह सब ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो इन जातकों के अंदर देखी जा सकती हैं। यह जातक अपने जीवन साथी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह देखा जा सकता है कि इन जातकों का जो वैवाहिक जीवन है वह सुखी नहीं होता है। वैवाहिक जीवन के सुख में कमी हो जाती है। यहां तक हमने यह समझा कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक किस प्रकार के होते हैं और उनके अंदर कौन से आचार व्यवहार होते हैं। अब अगर हम इसे चरणानुसार विभक्त करके देखें तो हम यहां यह देखेंगे कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण में जन्मे हुए जातकों में क्या क्या भिन्नताएं आपको देखने को प्राप्त हो जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण का विस्तारीकरण 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक कुंभ राशि के अंतर्गत होता है। यहाँ जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह धनु नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है। पिछले नक्षत्र में हमने अंतिम चरण में वृश्चिक नवांश की ऊर्जा देखी थी, तो यहाँ धनु नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है। चूंकि 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक जो दृष्काण की ऊर्जा प्राप्त होगी वह कुंभ दृष्काण की ऊर्जा प्राप्त होगी, तो यहाँ कुंभ दृष्काण की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ नक्षत्र स्वामी राहु की ऊर्जा, राशि स्वामी शनि की ऊर्जा, नवांश स्वामी गुरु की ऊर्जा और पुनः दृष्काण से शनि की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ जातकों का रंग सांवला होता है। यह छोटे परिवार वाले होते हैं, भले ही इनकी इच्छाएं बड़े परिवार में रहने की हो, लेकिन यह छोटे परिवार के होते हैं। ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, सीधे चरित्र के होते हैं।
यह अपने आश्रितों की हर आवश्यकता को पूर्ण करने वाले होते हैं। यह जीवन साथी से और बच्चों से बहुत अधिक जुड़ाव रखते हैं, उनकी ओर बहुत अधिक झुकाव होता है इनका, लेकिन इन्हें जीवन साथी से जो खुशी होती है वह कम ही प्राप्त होती है, जो अंततः अलगाव की ओर ले जाती है। यानी अगर इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों की बात करें तो वह ज़्यादातर जातक तलाक लेते हैं या अपने जीवन साथी से अलग होकर रहते हैं। यह विशेषतः आप चरणों में देख सकते हैं कि विभिन्न चरणों में, चूंकि नक्षत्र में तो पूरा आप यह देखेंगे कि जीवन साथी से तो कुछ ना कुछ मनमुटाव इस नक्षत्र वालों का रहेगा ही रहेगा, लेकिन किस प्रकार से रहेगा वह यहाँ हम चरण अनुसार समझ रहे हैं। यह जातक कम बोलने वाले हो सकते हैं, इन जातकों की लोकप्रियता भी कम होती है। यह बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं, लेकिन इन जातकों को यदि गुस्से की बात करें तो यह जातक आसानी से गुस्सा होने वाले होते हैं। इनके अंदर आशावादिता की भावना होती है, इनके अंदर परोपकारिता की भावना होती है, यानी कि आशावादी और परोपकारी यह दोनों ही जो गुण होते हैं वह इन जातकों में आप देख सकते हैं। अक्सर इनका स्वभाव खुशनुमा होता है। यह शिक्षितों से, यानी जो शिक्षित लोग हैं उनसे भी इन्हें एक अच्छा प्रेम होता है, तो उनके प्रति भी यह दयालु रहते हैं और साथ ही साथ यह जानवरों के प्रति भी दयालु रहते हैं। इनमें धनवान बनने की क्षमता होती है। यह जातक अपने विचारों के समर्थन में कट्टरता तक पहुंच सकते हैं। और यदि हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है गो। तत्पश्चात द्वितीय चरण 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट कुंभ राशि। यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है मकर नवांश की ऊर्जा, और जो दृष्टिकोण की ऊर्जा प्राप्त होती है तो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक, चूंकि यहाँ मिथुन राशि के दृष्टिकोण की ऊर्जा प्राप्त होगी तो यहाँ मिथुन की दृष्टिकोण से ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ग्रह इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वह देखें तो नक्षत्र स्वामी राहु, राशि स्वामी शनि, नवांश स्वामी मकर से शनि, तत्पश्चात मिथुन राशि के स्वामी बुध। तो यहाँ इन चारों ग्रहों की जो ऊर्जाएं हैं वह किस प्रकार परिलक्षित होती है वह आप समझ सकते हैं। जातक व्यवहारिक होते हैं, बुध व्यवहारिकता देता है। संगठित होने की जो बात होती है वह इन जातकों में देखी जा सकती है। महत्वाकांक्षी होते हैं, अनुशासित होते हैं। तो यहाँ बुध की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है, शनि की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। अनुशासन की बात करते हैं तो शनि की बात करते हैं। जातक संचय करने वाले होते हैं, यानी कि धन संचय की बात करें तो वह भी हम समझ सकते हैं, और अन्य संचयों की बात करें तो वह भी समझ सकते हैं। यहाँ जातक मेहनती होते हैं, जो सभी भौतिक परिस्थितियों को संभाल लेने वाले होते हैं। इन जातकों के अंदर कलात्मक कौशल होता है। कलात्मक कौशल होने के साथ साथ रचनात्मक कौशल भी इनके अंदर परिलक्षित होता है। परिवार यहाँ भी इन जातकों का भी छोटा ही रहता है, क्योंकि शनि की यहाँ पर भी जो ऊर्जाएं हैं वह 2 राशियों से आ रही हैं, तो यहाँ भी हम छोटे परिवार की बात कर सकते हैं। हम कहीं कहीं जातक को अनैतिक देख सकते हैं। आप अनैतिकता की बात कर सकते हैं या घमंड की बात कर सकते हैं, वह इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों के अंदर देखा जा सकता है। जातक अफवाहें फैलाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इन जातकों के अंदर ऐसी प्रवृत्तियां हो सकती हैं कि यह अफवाहें फैलाने में प्रवृत्त हो सकती हैं। यह जातक अक्सर जो है हम कहें कि सर्वोत्तम कारणों का चयन नहीं कर पाते हैं। इन जातकों में धन सामर्थ्य होता है, धन की ओर आकर्षण भी होता है, और यह जातक अच्छे स्टेटस तक पहुंचने वाले होते हैं। यहां पर यदि हम ग्रहों की बात करें तो राहु, शनि, बुध, जब इस प्रकार के ग्रह एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जातकों के अंदर चालाकी भी आती है, क्योंकि बुध चालाकी देता है, बुध द्विस्वाभाविक है। तो यहां इस प्रकार के जो गुण हैं वह भी हम जातकों के अंदर देख सकते हैं। और यदि हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है सा। तत्पश्चात हम बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट कुंभ राशि। यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह कुंभ नवांश की ही ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो दृष्टिकोण की ऊर्जा प्राप्त होती है वह मिथुन दृष्टिकोण की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नक्षत्र स्वामी राहु की ऊर्जा, कुंभ राशि से शनि की ऊर्जा, पुनः कुंभ नवांश से शनि की ऊर्जा, और अंततः मिथुन राशि से दृष्टिकोण की बुध की ऊर्जा। चूंकि यहां कुंभ राशि से 2 ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं, और कुंभ राशि से हम सबसे ज्यादा उपचारक क्षमता को समझते हैं, क्योंकि कुंभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वह
एक मनुष्य है जो हाथ में घड़ा लेकर खड़ा हुआ है और घड़े से जल उड़ेल रहा है, वह जल है, औषधि है। यह आप कुछ भी समझ सकते हैं। वहाँ से हम जो लोगों के लिए एक जल है, जीवन है, उपचार है, वह सब बरसाने की बात समझ सकते हैं। तो यहाँ कुंभ से हमें जो दो ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं शनि की, वह दोनों ऊर्जाएं इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों को इस ओर ले जाने वाली होती हैं। बुध है, इंटेलेक्चुअल बनाता है, इंटेलिजेंस बनाता है। जो काम राहु करता है वही काम बुध भी करता है। तो यहां राहु बहुत अधिक पावर के साथ में इंटेलिजेंस देता है। तो जातक बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहां अगर जातकों की बात करें तो जातक दार्शनिक होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। यह जातक भविष्य के लिए सोचने वाले होते हैं। जब भविष्य की बात करते हैं तो हम आने वाले समय के बारे में सोचने की बात करते हैं। तो इन जातकों के अंदर वैज्ञानिकता होती है। यह भविष्य के लिए कुछ उपयोगी बनाने वाले होते हैं, और भविष्य के लिए जो उपयोगी बनाते हैं, कुछ इन्वेंशन करते हैं, कुछ अन्वेषण करते हैं। तो हम वैज्ञानिकता की बात यहाँ इन जातकों में देख सकते हैं। तो वैज्ञानिक ऊर्जाएं आपको अक्सर इस चरण के जातकों में दिखाई देंगी। भीड़ से हटकर चलने वाले जातक होते हैं। भीड़ से हटकर चलने की बात हम यहाँ पर इसके गण से भी समझते हैं, राक्षस गण। और भीड़ से हटके चलने की बात हम वैज्ञानिकता की जब बात करते हैं तो वैज्ञानिक अक्सर आपको अलग थलग ही दिखाई देते हैं। इनका स्वभाव विद्रोही हो सकता है। यह पैतृक मान्यताओं को अधिक मानने वाले हो सकते हैं, यानी रूढ़िवादिता की बात भी हम इस नक्षत्र चरण के जातकों में कर सकते हैं। इस नक्षत्र चरण के जातक अक्सर आप देखेंगे शोधकर्ता होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। लेकिन यहां छोटी सी उनके साथ में विपदा होती है। हृदय रोग इस चरण के जातकों में देखा जा सकता है। और यदि हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है सी। तत्पश्चात हम बात करेंगे अंतिम चरण यानी कि चतुर्थ चरण, जो कि विस्तारित होता है 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री कुंभ राशि के अंतर्गत। यहां जो ऊर्जा प्राप्त होती है नवांश की, वह प्राप्त होती है मीन नवांश की ऊर्जा, और दृष्टिकाण यहां मिथुन का ही प्राप्त होता है। तो नक्षत्र स्वामी राहु की ऊर्जा, राशि स्वामी शनि की ऊर्जा, नवांश स्वामी गुरु की ऊर्जा और दृष्टिकाण स्वामी बुध की ऊर्जा, यहां पर इन चारों ग्रहों की ऊर्जाएं इस चरण के जातकों में भी देखी जा सकती हैं। अगर इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों की बात करें तो यह जातक प्रसन्नचित्त होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, क्योंकि यह कर्म ही ऐसे करते हैं कि इन्हें गौरव महसूस होता है। इनके अंदर एक गर्व की भावना होती है, उसे आप घमंड नहीं कह सकते हैं, गर्व की भावना होती है। समाज एवं समुदाय के लिए कुछ विशेष करने वाले होते हैं, अच्छा करने वाले होते हैं। हाँ, थोड़ा वाणी में कठोरता हो सकती है, वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, कहीं कहीं क्रूर भी देखे जा सकते हैं। यह जातक परिणाम की चिंता किए बिना ही कार्य करते हैं। यह परिणाम के विषय में नहीं सोचते हैं, क्योंकि यह चतुर्थ चरण है और यहां पर जो ऊर्जाएं हैं वह कहीं ना कहीं तीव्रतम ऊर्जाएं होती हैं। क्योंकि जब भी हम नक्षत्र बदलता है वहां पर जो संधि होती है वहां की ऊर्जाओं को हम हमेशा तीव्र देखते हैं। जैसा कि नक्षत्र से नक्षत्र के बीच की बात करते हैं तो हर नक्षत्र के बीच में ऊर्जाएं बदलते समय थोड़ी तीव्रता आ ही जाती है। तो यहां चतुर्थ चरण में भी वह तीव्रता देखी जा सकती है। अगर इन जातकों में अनुकूल ऊर्जाएं एक्टिव हो, यानी कि हम सकारात्मकता की बात करें, अगर इनकी आध्यात्मिकता की बात करें कि यह जातक आध्यात्मिक है, सकारात्मक है, अगर इस प्रकार की ऊर्जाएं इनके अंदर एक्टिव हो तो यह जातक विस्तार की बात करते हैं, उपचार की बात करते हैं, उपहार की बात करते हैं। यानी इन जातकों के अंदर वह क्षमताएं देखी जा सकती हैं। उपचार भी यह मात्र बातों से ही, अपने हाथों से ही, से बिना किसी मेडिसिन के आप कह सकते हैं। यानी कि जो आध्यात्मिक शक्तियां इनके पास होती हैं, जो इनके पास में ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह उपचार करने वाले होते हैं। इनके अंदर करुणा की शक्ति भी होती है, क्योंकि यहाँ हम अनुकूलता की बात करते हैं तो इनके अंदर करुणा की शक्ति भी होती है। और यदि कम सकारात्मकता की बात करें, यानी हम कम आध्यात्मिकता की बात करें, तो जातक अस्थिर चित्त के हो जाते हैं और अविश्वसनीय भी हो जाते हैं। तो इनके ऊपर विश्वास भी नहीं होता है लोगों को। तो ऐसी परिस्थितियों में जातक व्यसनी भी देखे जा सकते हैं। यह जातक अक्सर व्यसन का शिकार होते हैं। यह चतुर्थ चरण के जातकों की हम बात कर रहे हैं। इन जातकों के अंदर भ्रम एवं कल्पनाओं की बात होती है तो वह अक्सर ज़्यादा होती है, क्योंकि इन जातकों में भ्रम भी होता है, कल्पनाएं भी इनकी ज़्यादा होती हैं और यह उसी के अंदर जीने की प्रवृत्ति अपने अंदर रख लेते हैं। यही प्रवृत्तियां इनकी कभी कभी बहुत अधिक पॉजिटिव भी हो जाती हैं, सकारात्मक हो जाती हैं।
क्योंकि जब हम सिनेमा की बात करते हैं, फोटोग्राफी की बात करते हैं, लेखन की बात करते हैं, तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उनके अंदर कल्पनाओं की आवश्यकता होती है, भ्रामकता की आवश्यकता भी होती है। तो यह सकारात्मक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। जहां कल्पनाओं की आवश्यकता हो, ऐसे क्षेत्रों में यह जातक सफल देखे जाते हैं। और इस चरण में सबसे अच्छा फल देने वाले ग्रह जो है वह बुध, शुक्र और राहु है। यानी यदि किसी के कुंडली में यहां इस नक्षत्र में यह 3 ग्रह बैठे हुए हैं और नक्षत्र में भी वह इस चरण में बैठे हुए हैं, तो आप उत्तम फलों की बात कर सकते हैं। शनि यहां अच्छा होता है, लेकिन शनि यहां अगर कमजोर होकर बैठ जाए, अस्त होकर बैठ जाए, तो जातक के अंदर और भी जो एकांतवास की प्रवृत्ति होती है वह बढ़ जाती है, उदास प्रवृत्ति हो जाती है जातक की। तो यह चतुर्थ चरण में इस प्रकार की ऊर्जाएं आप देख सकते हैं। और अगर हम चतुर्थ चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है सु। यहां हमने चारों चरणों को विस्तारित रूप से पढ़ लिया है, लेकिन अगर हम जातकों को पूर्ण रूप से विस्तारित करके पढ़ें, अगर चारों चरणों की बात करें, तो इस नक्षत्र में जो विशेष बातें हैं वह सभी चरणों में जो लागू होती हैं कि जातक छोटे परिवारों में रहना पसंद करते हैं। जातकों में जो प्रवृत्ति होती है वह आध्यात्मिकता भी होती है और बुरी प्रवृत्तियां भी होती हैं। तो यह हम तब देखेंगे जब जातक के अन्य ग्रह उसके नक्षत्र को किसी प्रकार से पीड़ित कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो, या नक्षत्र स्वामी पीड़ित हो रहा हो, कमजोर हो रहा हो, तो हम नकारात्मकताओं की बात अधिक जातकों के अंदर देख सकते हैं। वैवाहिक सुख की बात करते हैं तो जातकों का वैवाहिक सुख अक्सर कम प्राप्त होता है और कम प्राप्त होने के भी कई कारण होते हैं। वहां हम अक्सर यह देखेंगे कि जातक अपने जीवन साथी से प्रेम तो बहुत करता है, लेकिन परिस्थितियां उसे कुछ इस प्रकार के कर्म करने पर मजबूर कर देती हैं जो अच्छे कर्म नहीं गिने जाते हैं, और उन परिस्थितियों में जातक का अपने जीवन साथी से अलगाव भी हो सकता है और उसके साथ में लगातार बहुत समय तक परिस्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं। यह सब बातें हम इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए भी समझ सकते हैं। हम यहाँ यह समझ सकते हैं जातक आध्यात्मिकता के चरम तक पहुंचने वाले होते हैं, उपचारक क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, हर प्रकार की बीमारी का उपचार करने की क्षमता शतभिषा नक्षत्र के जातकों में होता ही है। तो यह सब बातें यहाँ पर आप इस नक्षत्र के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि यहाँ कुछ छूट गया है जो मैं आपको बता पाने में सक्षम नहीं हुआ हूँ या मुझसे कुछ छूटा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप संपर्क के किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित करके हमारी उस कमी को अवश्य बताएं। यहाँ आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसी कोई कमी दिखाई देती है तो अवश्य लिखें। और यदि आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है और गहराई को छूती हुई लगती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है हमेशा की तरह कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। यहां तक हमने शतभिषा नक्षत्र को भी पढ़ लिया। इसके बाद जो अगला नक्षत्र हमारा है वह है पूर्व भाद्रपद। लेकिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की वीडियो लाने से पहले हम यहां पर आपके समक्ष लाएंगे 12वें भाव की वीडियो, यानी व्यय भाव की वीडियो। हम यहां यह समझेंगे कि व्यय भाव के क्या कारकत्व हैं, क्योंकि 6, 8 और 12 को हम क्रूर भाव मानते हैं, दुख भाव मानते हैं, त्रिक भाव मानते हैं। तो वह भाव क्या वाकई में त्रिक है? क्या उन भावों से कोई भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है? जब भी 6, 8, 12 की बात आती है तो लोग घबरा क्यों जाते हैं? क्या अच्छे ग्रह वहां जाकर बुरा फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं? तो इन सभी बातों को जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि 12वें भाव का महत्व क्या है। तो अगला वीडियो हम जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वह होगा 12वें भाव पर, व्यय भाव पर। और व्यय भाव के वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।